चलिए जी, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द टेक्स क्लब। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन करेंगे डीम्ड डिविडेंड का। अदर सोर्स हेड में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डीम्ड डिविडेंड से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें हम सेक्शन 222 में ए बी सी डी और एक ए बी सी डी ई प्लस आपके फाइनेंस एक्ट 2024 से जो अमेंडमेंट आई है एफ में, उसके बारे में बातें करेंगे। डीम्ड डिविडेंड सेक्शंस को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी चेंजेस हुए हैं। पहले जैसे चेंजेस क्या हुए हैं, पहले ये डीम्ड डिविडेंड टैक्स लगता था, सीबीडी आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, सीडीटी। ये पहले कंपनीज पे लगता था, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 में जो अमेंडमेंट आई उसमें ये बात बोली गई कि साहब अब ये कंपनी पे ना लगकर शेयर होल्डर पे लगेगा। अभी हम बात करेंगे सारी धीरे धीरे करके। अब डीम्ड डिविडेंड को पढ़ने के लिए जैसे मैंने बताया कि सेक्शन 222 में ए बी सी डी ई एफ 6 क्लॉजेज हैं। इसमें 6 क्लॉज हम एक साथ तो नहीं पढ़ सकते, एक एक क्लॉज करके धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि हर क्लॉज में कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ कहानियां जुड़ी हुई हैं। कैसे प्लानिंग करी गई, कैसे कंपनी प्लानिंग करती थी, तो उसके बारे में हम पूरी बातें करेंगे। इसका जरा बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर ये प्रोविजन बनाया क्यों गया। क्योंकि देखिए, हर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजन बने हैं, उन प्रोविजंस के बनने के कुछ ना कुछ रीजन रहे हैं। तो डीम्ड डिविडेंड का प्रोविजन जो सेक्शंस बनाया गवर्नमेंट ने डीम्ड डिविडेंड की ओर लेके आई, उसके पीछे भी कुछ रीजन रहे थे। क्या रीजन रहे थे, हम जरा बात करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले की बात करता हूं। डीम्ड डिविडेंड डीम्ड डिविडेंड, देखिए डीम्ड डिविडेंड, यहां पर जो डीम वर्ड है ये पहले वैसे ही आपको बता रहा है कि सब एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है, लेकिन हम मान रहे हैं डिविडेंड माना जाएगा। एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है। एक्चुअल में डिविडेंड तो कुछ और होता है भाई। एक्चुअल में जो डिविडेंड होता है वो डिविडेंड के नाम से होता है भाई। कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो डिविडेंड देती है, क्या ये क्या क्या कहती है कि हम डीम डिविडेंड दे रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो हमने कहीं नहीं समझा, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा। कंपनी अपने शेयर होल्डर को जब भी डिविडेंड देती कहती भैया इंटरिम डिविडेंड होता है, फाइनल डिविडेंड होता है, डीम डिविडेंड नाम से तो कुछ नहीं देता। तो डीम डिविडेंड का प्रोविजन बना क्यों? डीम डिविडेंड का प्रोविजन बना क्यों? एक सेक्शन होता था, सेक्शन 34, 1034, और एक सेक्शन होता था 115O। सेक्शन 115O कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का। पहले क्या होता था, कोई भी कंपनी, मान लीजिए कंपनी ए लिमिटेड है या कंपनी आर लिमिटेड है, आर लिमिटेड अपने शेयर होल्डर्स को जो भी डिविडेंड देगी, आपने सुना होगा कि उस डिविडेंड पे कंपनी को अंडर सेक्शन 115O में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ता था। पहले कभी भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को, कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को जब भी डिविडेंड देती थी, तो कंपनी को सेक्शन 115O में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता था। यह बड़ी परेशानी की बात थी। अब कंपनी जब भी शेयर होल्डर को, अब देखिए शेयर होल्डर को डिविडेंड देना भी जरूरी है भाई। शेयर होल्डर ने आपकी कंपनी में इतना इन्वेस्ट करा है, यहां पर शेयर होल्डर ने आर लिमिटेड में इतना इन्वेस्ट करा हुआ है, तो डिविडेंड देना तो बनता है ना। शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दोगे तो फिर कैसे शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? डिविडेंड देना तो बहुत जरूरी बात हो गई। तो कंपनी के साथ प्रॉब्लम थी कि साहब अगर हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे तो हमें सीडीटी देना पड़ेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। तो यहां पर कुछ प्लानिंग करी गई। क्या प्लानिंग करी गई? उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, जैसे सेक्शन 222 की हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्लॉज पढ़ेंगे, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, क्लॉज डी, क्लॉज ई, क्लॉज एफ। अभी हम सबकी बात नहीं करेंगे, मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या प्लानिंग करी गई। कंपनी ने कहा कि क्यों ना हम एक काम करें, हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय
हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बजाय अगर हम उनको असेट दे दें कंपनी की, देखिए शेयर होल्डर को क्या मतलब, शेयर होल्डर को तो बेनिफिट मिलने से मतलब है। अब उन्हें चाहे डिविडेंड मिले, चाहे उन्हें कोई और तरह का कोई बोनस मिले, चाहे उन्हें असेट मिले, चाहे उन्हें किसी तरह का कोई कैश मिले, उन्हें तो लेने से मतलब, उन्हें तो पैसा मिलने से मतलब है। तो कंपनी ने सोचा कि अगर हम इनको डिविडेंड देंगे तो हम पे सीडीटी लग जाएगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स लग जाएगा, 115O लग जाएगा। इसलिए हम एक काम करते हैं, हम इनको डिविडेंड ना देकर असेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हम इनको डिविडेंड ना देकर असेट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब गवर्नमेंट तो मुंह देखती रह गई। गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर डिविडेंड दोगे तो भैया कंपनी आप पे टैक्स लगेगा। अब कंपनी कह रही है हमने तो डिविडेंड बांटा ही नहीं, कैसा टैक्स। कंपनी कह रही है हमने तो असेट दिए ना शेयर होल्डर को, हम उस पर लाइबल नहीं ना टैक्स देने के लिए, हमने क्योंकि असेट दी और असेट कहीं पर आपकी फॉल नहीं हुई, इसलिए गवर्नमेंट को एक सेक्शन लेके आना पड़ा, सेक्शन 222 क्लॉज ए। यहां पर बात कही गई कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को किसी तरह की कोई असेट बांटती है, अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें बहुत अच्छा बढ़िया प्रोविजन है। यहां पर कंपनी गवर्नमेंट ने कहा कि अगर शेयर होल्डर को कोई कंपनी कोई असेट बांटती है तो हम वो असेट जो बांटी गई है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटलाइज और नॉट, ये बाद में बात करेंगे, अब इतना समझ लीजिए आप लोग कि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई असेट बांटती है तो जो असेट बांटी गई है वो डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 222A। डीम्ड डिविडेंड मानी जाएगी अंडर सेक्शन 222। अब देखिए कंपनी की प्लानिंग खत्म हो गई। यहां पर पहले कंपनी कह रही थी आप डिविडेंड हम बांट रहे थे तो आपने 115O लगा दिया। अब हमने डिविडेंड नहीं बांटा, हमने असेट बांटी। गवर्नमेंट का अच्छा असेट बांट रहे हो, डिविडेंड की जगह पर असेट बांट रहे हो, सेक्शन 222A आ गया। अब लीजिए असेट बांट लीजिए, ये भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। और प्लानिंग करी गई, कंपनी ने और प्लानिंग करी है। कंपनी ने कहा ठीक है चलिए आपने 222A लिए, हम एक काम करते हैं, हम डिबेंचर बांट देते हैं या डिपॉजिट सर्टिफिकेट बांट देते हैं अपने शेयर होल्डर को। अब हमने देखिए डिविडेंड नहीं बांटा, आपने असेट को डीम डिविडेंड मान लिया, हमने असेट भी नहीं बांटी, हमने तो भैया डिबेंचर दिए अपने शेयर होल्डर को, क्या दिक्कत है। गवर्नमेंट ने क्या करा होगा, डिबेंचर बांट रहे हो, सेक्शन 222B लेके आ गई, लो बांटो डिबेंचर। अगर आपने डिबेंचर भी बांटे तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर आपने डिबेंचर भी बांटे डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्या क्या वैल्यू होगी वो एक बात की बात है, उसको भी डीम डिविडेंड मानेंगे। और पहले कंपनी लायबल होती थी इस डीम डिविडेंड पे डिविडेंड टैक्स देने के लिए। क्या प्रोविजन चेंज है अभी बात करेंगे हम लोग। अभी ये प्रोविजन पहले के बने हुए, सिर्फ आपका एफ है जो थोड़ा सा बाद में आया, इसमें काफी चेंजेस भी आए, ये बाद में बात करेंगे हम लोग। तो पहले कंपनी डिविडेंड देती थी तो गवर्नमेंट ने कहा भैया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दो। कंपनी ने असेट बांटना शुरू कर दिया कि हम लो जी असेट बांट ले, एक प्लानिंग मिल गई। गवर्नमेंट ने कहा असेट बांट लो, 222A लिया है, लो डीम डिविडेंड हो गया ये भी आपका। कंपनी ने कहा कि लीजिए हम तो डिबेंचर बांटेंगे, गवर्नमेंट का डिबेंचर बांटोगे, 222B आ गया, ये भी डीम डिविडेंड मान लिया। इसके बाद शेयर कैपिटल के रिडक्शन, लिक्विडेशन पे अगर कुछ बांटा गया, अगर लिक्विडेशन पे कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई असेट कोई कैश कुछ भी देती है वो भी डीम डिविडेंड माना जाता है, वो भी डीम डिविडेंड माना था। तो सेक्शन 220C के अंदर लिक्विडेशन में अगर कोई भी असेट कैश डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है शेयर होल्डर को तो वो भी डीम डिविडेंड आता है, वहां पे भी प्लानिंग खत्म कर दी गई। अगर कंपनी अपने शेयर कैपिटल में रिडक्शन करती है और रिडक्शन होने के बाद अपने शेयर होल्डर को कुछ देती है तो वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा सेक्शन 222D में। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को कोई लोन और एडवांसेस देती है तो वो भी डीम डिविडेंड माना गया सेक्शन 222E में। अब आपने असेट भी नहीं बांटी, आपने डिबेंचर भी नहीं बांटे, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कुछ लोन दे दिया, कुछ एडवांसेस दे दिया, इंटरेस्ट फ्री दे दिया और बाद में उसको नहीं लिया या जो भी रीजन रहा हो, लोन एडवांसेस दिए आपने कंपनी को। अच्छा यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ लोन एडवांसेस दे दिए गए तो वही डीम डिविडेंड हो गया, उसमें भी एक लिमिट है कि भाई वो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से लिमिटेड होना चाहिए, या भी जो भी हम असेट डिबेंचर की बात करेंगे वहां पे भी डिस्कशन करेंगे कितनी वैल्यू तक हम डीम डिविडेंड मानेंगे। तो जैसे जैसे कंपनी प्लानिंग करती गई गवर्नमेंट ने भी उस चीज को प्लग करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट सेक्शन 222A लेके आई, B लेके आई, C लेके आई, जैसे जैसे प्लानिंग करी गई गवर्नमेंट वैसे वैसे प्लग करती गई।
जब लोन एंड एडवांसेस बांटने लगे, इन चारों चीजों में छोड़ दिया, लोन एंड एडवांसेस बांटने लगे कंपनी शेयर होल्डर को, तो गवर्नमेंट 222E ले आई। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने जितनी भी बातें थी, जितनी भी प्लानिंग करी जा सकती थी, गवर्नमेंट ने धीरे धीरे उसको प्लग करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये 222 का थोड़ा सा बैकग्राउंड है। अब इसमें चेंजेस क्या हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब ये कॉर्पोरेट डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी की लायबिलिटी होती थी पे करने की, कंपनी पे करती थी इसको, तो शेयर होल्डर, अब देखिए शेयर होल्डर को मिल रहा है डिविडेंड और कंपनी उस पर कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दे रही है, तो इसका मतलब शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हुआ करता होगा। भाई यही तो बात है कि अगर डिविडेंड पे कंपनी टैक्स दे रही है तो डबल टैक्सेशन तो नहीं किया जा सकता। भाई डबल टैक्सेशन थोड़ा ना करा जाएगा कि कंपनी भी टैक्स दे और शेयर होल्डर भी टैक्स दे। तो उस जमाने में, पहले की फाइनेंस एक्ट 2020 से पहले की बात मैं बता रहा हूं, उस टाइम शेयर होल्डर के हाथ में सेक्शन 1034 के अंदर डिविडेंड जो मिलता था, ये डीम डिविडेंड जो भी बातें होती थी, वो एग्जम्प्ट होता था और कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 खेल थोड़ा बदल गया। खेल इसलिए बदल गया, ये दोनों सेक्शन रिडेंडेंट हो गए। रिडेंडेंट इन द सेंस कि ये जो सेक्शन 1034 में पहले एग्जाम किया जाता था, अब कहा गया कि भैया ये जो है टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। अब कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब डिविडेंड टैक्सेबल किसके हाथ में हो रहा है? शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो रहा है। अब जब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, इसका मतलब कंपनी को टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो सेक्शन 1034 के अंदर पहले शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट हुआ करता था, फाइनेंस एक्ट 2020 आने के बाद ये दोनों सेक्शन रिडेंडेंट हो गए। इसका मतलब अब कंपनी को डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना, शेयर होल्डर को डिविडेंड पे टैक्स देना पड़ेगा। बाकी जो प्रोविजंस थे, जो प्लानिंग हुआ करती थी, वो सेम आज भी चल रही है। इसमें एक एफ क्लॉज और ऐड हो रही है, इसमें भी कुछ चेंजेस हुए हैं, ये हम जरा इसके बाद में बात करें। चलिए अब हम सेक्शन 222 से स्टार्ट करके पहली क्लॉज ए के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, डीम डिविडेंड का पूरा प्रोविजन इंपॉर्टेंट है, सी इंटर के लिए भी, सी फाइनल के लिए भी। टैक्सेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अब सेक्शन 56(2)(1) जो अदर सोर्स में जिस तरह की इनकम टैक्सेबल होती है, उसमें पहले जो सेक्शन है सेक्शन 56(2)(1 क्या कहता है कि डिविडेंड कैन बी 3 टाइप्स। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द डोमेस्टिक कंपनी, डिविडेंड और एनी अदर इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या फिर फॉरेन कंपनी विद अफेक्ट फ्रॉम 2020। एनी अमाउंट डिक्लेयर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और पेड, डिक्लेयर करी है, डिस्ट्रीब्यूट करी है या पे करी गई है डोमेस्टिक कंपनी के द्वारा by way of dividend, whether interim or otherwise, whether out of current accumulated profit, shall be included in the computing the total income of a previous year for any person. Hence, dividend shall be taxable in the hand of the shareholder. Dividend from the foreign company shall also be taxable under income from other sources. इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी शेयर होल्डर को किसी भी तरह का डिविडेंड मिल रहा है, चाहे डोमेस्टिक कंपनी से, चाहे फॉरेन कंपनी से, चाहे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया से, किसी भी तरह का कोई डिविडेंड मिल रहा है, सेक्शन 56 टैक्सेबिलिटी उसके बारे में बात करता है। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हमने सिर्फ इतना बात समझ ली कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल किस सेक्शन के अकॉर्डिंग होता है, तो सेक्शन 56(2)(1 इसके बारे में बात करता है। अब हम जो बात कर रहे हैं डीम डिविडेंड की, डीम डिविडेंड के बारे में क्यों बात करें? जैसे भी हमने पूरा बैकग्राउंड समझा कि साहब डिविडेंड देती थी कंपनी, लेकिन प्लानिंग करके असेट बेचने लगी, देने लगी, डिबेंचर देने लगी, लोन एडवांसेस देने लगी, तो कम धीरे धीरे गवर्नमेंट ने हर चीज को प्लग करना शुरू कर दिया ताकि लूप होल्स खत्म हो जाए। चलिए अब देखते हैं डीम डिविडेंड के बारे में। मैं फिर कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको चीजों को अच्छे से समझना पड़ेगा। कुछ बातें थोड़ी सी टेक्निकल आएंगी कहीं कहीं पर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको पूरी अच्छी तरह से समझाने की। सेक्शन 222 डीम डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड का मतलब होता है कोई भी सम, मींस द सम पेड टू और रिसीव्ड बाय शेयर होल्डर प्रोपोर्शनेट टू हिज शेयर होल्डिंग इन अ कंपनी आउट ऑफ द टोटल सम डिस्ट्रीब्यूटेड।
देखिए किसी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड का पैसा किस प्रोपोर्शन में मिलता है, जितने परसेंट में उसकी शेयर होल्डिंग होती है। भाई देखिए हर पर शेयर का डिविडेंड होता है ना, मान लीजिए 2 रुपए पर शेयर डिविडेंड मिल रहा है, मेरे पास अगर 10,000 शेयर है तो मुझे 2 रुपए के हिसाब से 20,000 का डिविडेंड मिल जाएगा। तो जिसकी जितनी ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी उसका उतना ही ज्यादा डिविडेंड होगा और टैक्सेबिलिटी उसकी उतनी ज्यादा लगेगी। हाउएवर सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, देखिए ये तो लेमन टर्म में बात बोली कि डिविडेंड होता क्या है, ये तो हमने बहुत लेमन टर्म में बात करी है कि डिविडेंड होता क्या है। लेकिन क्या इनकम टैक्स के अंदर सिर्फ इसी को डिविडेंड कहते हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करती है उसके प्रोपोर्शनेट के अकॉर्डिंग वो डिविडेंड होता है। लेकिन इनकम टैक्स में क्या डीम डिविडेंड को भी डिविडेंड नहीं बोला गया? हाँ सर बिल्कुल बोला गया, डीम डिविडेंड को भी डिविडेंड। क्या टैक्सेबिलिटी उस पर भी लगती है सेक्शन 56(2)(1) की? बिल्कुल लगती है सेक्शन 56(2)(1) की। तो हमें डीम डिविडेंड के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। हाउएवर सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज डिवाइज्ड अ स्पेशल इंक्लूसिव डेफिनेशन of dividend. As per the definition given in section 222, dividend includes the following disbursement by the company to the shareholder to the extent of accumulated profit. ये वाली लाइन ना आपको क्लॉज ABCDE हर जगह पढ़ने को मिलेगी, एफ में पढ़ने को नहीं मिलेगी। क्या क्यों नहीं मिलेगी बाद में बात करेंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अभी ये बात आपको ना बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बार बार इस चीज को पढ़ोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा और इसका लॉजिक भी समझ में आएगा ये बात क्यों लिखी गई है। ठीक है, तो हाउएवर सेक्शन 222 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हैज डिवाइज्ड अ स्पेशल इंक्लूसिव डेफिनेशन, कि मतलब जो डिविडेंड है वो तो है ही है, जिसको कंपनी डिविडेंड के नाम से अपने शेयर होल्डर को दे रही है वो तो डिविडेंड है ही, उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। मुझे तो प्रॉब्लम है उन डिविडेंड में जो डिविडेंड माने गए हैं एज पर सेक्शन 222 में। अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के नाम से कुछ दे दे तो क्या मुझे उसमें कुछ दिक्कत होगी? वो तो सेक्शन 56 में टैक्सेबल हो गया, 56(2)(1) में वो तो टैक्सेबल है ही। मुझे तो प्रॉब्लम उन अमाउंट से है जो एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है। एक्चुअल में डिविडेंड नहीं है क्योंकि कंपनी ने असेट दे दी, लोन एडवांसेस दे दिए, डिबेंचर दे दी, वो डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में उसको डिविडेंड माना गया है क्योंकि कंपनी ने प्लानिंग करी है। कंपनी ने क्यों नहीं डिविडेंड के नाम से दिया? अगर कंपनी डिविडेंड के नाम से देती जो पहले प्रोविजन के अकॉर्डिंग कंपनी को सीडीटी देना पड़ता था, कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता था। अगर ये प्रोविजन पहले अमेंडमेंट ये पहले हो गई होती, फाइनेंस इस प्रोविजन को बनने से पहले ही ये बात होती कि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है, तो शायद उतनी प्लानिंग ही नहीं होती। भाई आप ये समझिए ना कि कंपनी ने शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया, ठीक है, अगर शेयर होल्डर को मिलने वाला डिविडेंड शुरू से ही शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता, अगर कंपनी जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देती है अगर शुरू से ही, भाई ये तो चेंजेस फाइनेंस एक्ट 2020 से हैं, अगर मान लीजिए शुरू से ही ये डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में ही टैक्सेबल होता तो शायद डीम डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया होता, क्योंकि फिर तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल है ना। शेयर होल्डर बेचारा क्या करेगा? वो कंपनी से नहीं कह सकता ना कि भैया कंपनी भैया तुम मुझे डिविडेंड मत दो, तुम मुझे असेट दे दो। कंपनी कहेगी क्यों असेट क्यों देते भाई? शेयर होल्डर क्या बोलता कि साहब आप मुझे डिविडेंड दोगे, कंपनी में मुझे जो है टैक्स देना पड़ जाएगा। तो कंपनी की हमें क्या मतलब उससे यार, हम तो अपना डिविडेंड ही देंगे ना। ये प्रॉब्लम इसलिए, ये डीम डिविडेंड के प्रोविजन इसलिए बने क्योंकि पहले कंपनी को टैक्स देना पड़ता था। जब कंपनी को टैक्स देना पड़ता था तो उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनके पास तो ऑप्शन है, डिविडेंड दे दे, असेट दे दे, लोन एडवांसेस दे दे, कुछ भी दे दें, उन्हें शेयर होल्डर को तो लेने से मतलब है। मान लीजिए किसी को डिविडेंड मिल रहा था 10,000 रुपए, उसको कहते कि भैया एक काम कर तुझे 12,000 की एसेट दे दे, ले लेगा, खुशी होकर लेगा भाई, नाश्ता वो लेगा, वो तो उसको क्या दिक्कत है? वो तो कहेगा डिविडेंड दो, असेट दो, लोन दो, एडवांसेस दो, डिबेंचर दो, मुझे दे दो, कुछ भी दे दो, 10,000 की जगह 12,000 के दे दो, मेरे लिए तो बेनिफिट है। तो प्रोविजन तो उससे पहले ही बन गए थे, लेकिन ये है फाइनेंस एक्ट 2020 के बाद चेंजेस आए कि आप साहब कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा बल्कि शेयर होल्डर को टैक्स देना पड़ेगा, सेक्शन 56(2)(1) के अंदर टैक्सेबल होगा। चलिए डीम डिविडेंड की बात करते हैं। देखिए क्लॉज ए यहां लिख लीजिए आप, सेक्शन 222A। अब इसमें ना बहुत सारी बात, हालांकि मैंने क्लॉज ए डाली हुई है, जो भी मैंने ए डाले हुए हैं ये बेसिकली क्लॉज इन की, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना चाहते हो तो। देखिए पहला हमने जो बात करी थी, हमने पहली बात करी थी ना कि कंपनी ने साहब शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की जगह असेट देनी शुरू कर दी। असेट इसलिए देनी शुरू कर दी क्योंकि कंपनी को पहले सीडीटी देना पड़ता था, उन्हें नहीं देना पड़ता था, फिर असेट दे देंगे तो नहीं देना पड़ेगा।
देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा, कौन सी कंपनी, पब्लिक प्राइवेट दोनों हो सकती है, हाँ सर दोनों हो सकती है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अभी हम एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। अभी ये जो दो लाइन है ना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, ये अभी आपको दिक्कत करेगी, ये अभी दोनों वर्ड आपको दिक्कत करेंगे, एग्जाम्पल देख लोगे तो अभी समझ में आ जाएगा। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू द एक्सटेंट इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन एंटेल्स, मतलब ये इंडीड इंक्लूड है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, रिलीज बाय द कंपनी, कंपनी पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, टू इट शेयर होल्डर, शेयर होल्डर में इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलीज बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर फॉर ऑल और एनी पार्ट ऑफ द क्या, असेट्स ऑफ द कंपनी। हमने पहला बार पढ़ा था ना 222A में, असेट्स की बात करेंगे, कहता है कि कंपनी के द्वारा किया गया डिस्ट्रीब्यूशन, और उस किसके द्वारा, पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के द्वारा, किन शेयर होल्डर को, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, किसी भी शेयर होल्डर को अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है और उस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या दी जा रही है, असेट दी जा रही है, ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द असेट ऑफ द कंपनी। देखिए क्या प्लानिंग करी हमने, वही बात करी थी अभी, डिविडेंड देने की बजाय कंपनी ने क्या काम करा, असेट दे दी। हियर हाउएवर मेरे कैपिटलाइजेशन ऑफ, अभी इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए, अभी इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए। अब हम इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बाकी बात तो भी बहुत सारी करनी है, मैं इसको रब कर देता हूं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ये कंपनी की मान लीजिए बैलेंस शीट है, बहुत ही एक रफ आइडिया लेंगे, बैलेंस शीट है, यहां कुछ इस तरह की बातें हैं, शेयर कैपिटल है मान लीजिए 1,00,000 रुपए की, और रिजर्व सरप्लस है 1,00,000 रुपए के, यहां पर कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा है 1,00,000 रुपए का, और कंपनी के पास कुछ असेट्स पड़ी हैं 1,00,000 रुपए, ठीक है, ये 2,00,000 रुपए का इनके पास टोटल असेट पड़ी है। अब हमने जो सेक्शन 222A पढ़ा है, हम ये कहना चाह रहा है कि साहब कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को असेट दी है, इतनी ये भी छोटी सी बात है। अगर हम ये प्रोविजन नहीं होता, मान लीजिए डिविडेंड देती, तो डिविडेंड देने में क्या करना पड़ता, रिजर्व सरप्लस खत्म होते, भाई डिविडेंड कहां से दिया जाता है, जो भी आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उससे डिविडेंड दिया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू, जो भी कैश वगैरह जो भी डिविडेंड वगैरह जाता है, रिजर्व सरप्लस खत्म हो जाते हैं। लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस खत्म हो जाते, इसका मतलब डिविडेंड दिया है तो टैक्स लग जाता, कंपनी को टैक्स देना पड़ जाता। कंपनी ने प्लानिंग क्या करी कि भैया एक काम करो ना, इसके देने की बजाय असेट दे दो। कंपनी ने क्या करा, इसको देने की बजाय कंपनी ने अपनी असेट दे दी शेयर होल्डर को, कंपनी ने अपनी असेट दे दी शेयर होल्डर को। अब जब कंपनी ने असेट दे दी, नॉर्मल प्रोविजन होते, अब देखिए इन्होंने अपने रिजर्व सरप्लस में से कुछ ना देकर बल्कि कंपनी ने अपनी असेट ही दे दी उठाकर। अब क्या होगा, असेट दे दी। अब अगर मैं सेक्शन 222A के अकॉर्डिंग जाऊं, अब देखिए ये असेट दिए, तो वैसे तो क्या मैंने डिविडेंड दिया, नहीं सर मैंने डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी ने बाकी जो असेट देने के बजाय बाकी कहीं पर एडजस्टमेंट करके बैलेंस शीट तो टैली करना कोई इट्स नॉट अ बिग डील, वो तो कहीं और एडजस्टमेंट करके बैलेंस शीट टैली हो जाती है। लेकिन अभी हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। अब मैंने शेयर होल्डर को दे दी असेट, अगर सेक्शन 222A नहीं होता तो क्या डिविडेंड माना जाता, नहीं सब तो डिविडेंड नहीं माना जाता, सेक्शन 222A नहीं होता। लेकिन क्या सेक्शन 222A होने के अकॉर्डिंग, सेक्शन 222A होने की वजह से क्या ये असेट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, क्या असेट का डिस्ट्रीब्यूशन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा, यस असेट का डिस्ट्रीब्यूशन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। ठीक बात है, असेट का डिस्ट्रीब्यूशन डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा। अच्छा अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं,
अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं। चेंज क्या मैं करता हूं, मान लीजिए ये आपका रिजर्व सरप्लस था 80,000, रिजर्व सरप्लस था 80,000 और शेयर कैपिटल थी 1,20,000। ठीक है, बाकी वैल्यूज सेम ही सेम है, 2 लाख 2 लाख। अभी आपको फोकस यहां नहीं करना कि एसेट गई तो बैलेंस शीट, ये सब अभी हमें दिमाग हो, कहीं पे भी एडजस्टमेंट हो, वो जब कंपनी, अभी हमें फोकस क्या कर रहे हैं कि कंपनी क्या डिस्ट्रीब्यूट करेगी जिसको वो डिविडेंड मान ले। तो अभी आप बैलेंस शीट टैली करने के चक्कर, अभी क्योंकि मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लूंगा जहां पर सिर्फ आपको शायद एक ही साइड लूंगा, एसेट साइड लूँ ही ना, या सिर्फ एसेट का एक आइटम ले लूँ, टोटल टैली ना करूँ, तो इसलिए ना अभी आप इसका टोटल वाला कॉन्सेप्ट छोड़ दो, चाहे मैं इसको हटा ही देता हूँ, क्योंकि आपकी कंफ्यूजन होगी कि हमने एसेट दी तो दूसरी जगह कैसे गई, वो बैलेंस शीट टैली नहीं करनी है, में हमारा भी कॉन्सेप्ट कुछ और चलता है। ठीक है, अब यहां पे जरा ध्यान से समझना, मैं कह रहा हूं कि मैंने शेयर होल्डर को एसेट दी, तो मेरा जो, जब जिस टाइम मेरी रिजर्व सरप्लस 1 लाख था, तो T22A में मेरा जो है डीम डिविडेंड 1 लाख रुपए हो गया, क्योंकि एसेट कितने की दी थी मैंने, 1 लाख रुपए की। लेकिन जिस केस में रिजर्व सरप्लस मेरा 80,000 ही था, अब इसमें ना 2-3 बातें हैं, इसलिए ध्यान से समझना है इसको। जब मेरा रिजर्व सरप्लस 80,000 ही था, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपका डीम डिविडेंड माना जाएगा टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, वेदर कैपिटलाइज और नॉट, अभी छोड़ दो, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट। तो डीम डिविडेंड मेरा कितना माना जाना चाहिए, मैंने 1 लाख की एसेट दी, लेकिन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मेरा सिंपल कितना था, मात्र 80,000 रुपए का। तो सेक्शन 222A के केस में, इस वाले केस में, ये हमारा केस 2 हो गया ना, ये हमारा केस 1 था, केस 1 में 1 लाख हो गया था, केस 2 में हमारा डीम डिविडेंड सेक्शन 222A में कितना होगा, 1 लाख या फिर 80,000। वहां पे वर्ड लिखा है टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, जितना एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है उतना ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट मेरा कितना है, मेरा यहां पर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है मात्र 80,000 रुपए, तो मेरा जो डीम डिविडेंड होगा वो होगा 80,000। ठीक है, केस 1 में हमारा 1 लाख इसलिए था क्योंकि मेरा एक्युमुलेटेड प्रॉफिट भी 1 लाख था और असेट मेरी 1 लाख की थी, तो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट के इक्विवेलेंट थी असेट, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए और केस देखते हैं अभी हम, अभी तो बहुत सारे केस देखने हैं हमें। दूसरा केस देखते हैं, ये बैलेंस शीट है, मान लीजिए शेयर कैपिटल है आपकी 1,20,000 की और रिजर्व और सरप्लस है 80,000 का, कैश है आपका 1.5 लाख का, असेट है आपकी 1,50,000 की। आपने असेट अपने शेयर होल्डर को दी, क्या डीम डिविडेंड माना जाएगा सेक्शन 222A में, हाँ सर डीम डिविडेंड माना जाएगा। कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, एक्सटेंट एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, तो मेरा जो डीम डिविडेंड होगा वो कितना होगा, 80,000 या फिर 50,000। भाई मैक्सिमम एक्युमुलेटेड प्रॉफिट तक जाना है, लेकिन एसेट की वैल्यू ही 50,000 है, तो मैं कैसे उससे ज्यादा जा सकता हूं। भाई मैंने अपने शेयर होल्डर को 50,000 की एसेट दी है, तो मैं 80,000 टैक्सेबल कर दूंगा कि उसके बाद में जब 50,000 की वैल्यू एसेट की, तो इस वाले केस में मेरा 50, मतलब मैक्सिमम, देखिए मुझे यहां पर जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन लिमिट लेनी है वो मैक्सिमम में लेनी है, लेकिन एसेट की वैल्यू ही अगर 50,000 है तो फिर 50,000 ही होगा ना, मैं सेक्शन 222A में टैक्सेबल, फिर तो 50,000 ही होगा, लेकिन मैक्सिमम 80,000 जा सकता था। ठीक है, चलिए और केस देखते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड, चलिए और केस देखते हैं। ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी शेयर कैपिटल है 1 लाख रुपए की, यहां पर मैंने कुछ बोनस शेयर भी थे 50,000 रुपए के, और मेरा रिजर्व और सरप्लस था 1 लाख रुपए का, कैश था मेरा 1 लाख रुपए का और एसेट थी मेरी 1.5 लाख रुपए की। ठीक है,
शेयर होल्डर को ये एसेट दे दी गई, सेक्शन 222A लग जाएगा। शेयर होल्डर को ये एसेट दे दी गई 1.5 लाख रुपए की, सेक्शन 222A लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। अब इसमें सेक्शन 222A में क्या टैक्सेबल होगा, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मैक्सिमम मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है यहां पर 1 लाख रुपए। तो सेक्शन 222 के अंदर मेरा टैक्सेबल कितना होगा भाई, असेट है मेरी 1.5 लाख की, लेकिन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 1 लाख, तो 1 लाख से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो सेक्शन 222 में मेरा डीम डिविडेंड कितना होगा 1 लाख रुपए, 1 लाख ही होना चाहिए ना, 1 लाख रुपए। लेकिन अब जरा आ जाओ वापस से प्रोविजंस पे, कहाँ भाई, वापस से प्रोविजन पे आ जाओ। अब यहां पे मैंने आपको एक वर्ड छुड़वाया था, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट चाहे कैपिटलाइज करा हो या ना करा हो, अब किसी भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का तरीका क्या होता है, कैसे कैपिटलाइज करा होगा। हमारे वाले जो एग्जांपल में यहां पे जो बोनस शेयर इशू करे, बोनस शेयर कैसे इशू करे जाते हैं आप लोगों को पता होगा। बोनस शेयर क्या कैसे इशू करे जाते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिजर्व सरप्लस से इशू कर, एंट्री क्या बनती होगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस शेयर कैपिटल, यही होती होगी एंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा रिजर्व सरप्लस बेसिकली वैसे देखा जाए तो 1.5 लाख रुपए के थे, लेकिन इस 1.5 लाख रुपए में से मैंने 50,000 बोनस शेयर इशू कर दिए। तो इसका मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया, बोनस शेयर में इशू करके कैपिटलाइज कर दिया। इसका मतलब क्या बोनस शेयर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है, यस सर, बोनस शेयर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही तो पार्ट है यार। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को मैंने कैपिटलाइज कर दिया ना बोनस शेयर इशू करके। अब ऐसे तो मेरी बड़ी बढ़िया प्लानिंग हो जाएगी, मैं तो यही काम करूंगा। अगर मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये सेक्शन लग गया, मैं एक काम करूंगा, सारे बोनस शेयर इशू कन्वर्ट करा दूंगा, रिजर्व सरप्लस कर दूंगा 50,000 रुपए, लो जी मैक्सिमम 50,000 रुपए टैक्स लगेगा। तो इसलिए प्रोविजन कहा गया कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, चाहे कैपिटलाइज हो या ना हो, लेकिन उसको भी कंसीडर करेंगे। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा कितना है, बोनस शेयर प्लस रिजर्व और सरप्लस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना हो गया 50,000 प्लस 1 लाख, 1.5 लाख एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। असेट कितने की दी 1.5 लाख रुपए की, कितना टैक्सेबल होना चाहिए 1.5 लाख रुपए। अगर यहां पर असेट मेरी 2 लाख की होती तो मेरा कितना टैक्सेबल होता, सेक्शन 222 में मैक्सिमम कितना 1.5 लाख, तब 1.5 लाख टैक्सेबल होता। अगर मेरी असेट यहां पर होती 1 लाख रुपए की तो मेरा मैक्सिमम कितना टैक्सेबल होता 1 लाख, क्योंकि देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो मैक्सिमम लिमिट है ना, लेकिन असेट की वैल्यू तो मेरी कम थी, तो 1 लाख ही टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने जो 2-3 पॉइंट पढ़े ना कि वेदर कैपिटलाइज और नॉट, इस तरह से हमने इसके बारे में बात पढ़ी। अच्छा, अब इतनी बात समझने के बाद क्वेश्चन एक ये आता है कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या रिजर्व सरप्लस ही होता है, नहीं सर। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का सिंपल सा तरीका देखिए, वैसे तो सीए इंटर लेवल पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में डिटेल नहीं पूछेगा, वो सीए फाइनल लेवल पे डिस्क्रिप्शन डिटेल हो सकती है। तो आप इतना ध्यान रखो कि कोई भी ऐसा फंड, कोई भी ऐसा रिजर्व जो कि पी&एल अकाउंट से क्रिएट हो रहा है, जैसे कोई भी ऐसा फंड या कोई भी ऐसा रिजर्व जो पी&एल अकाउंट से क्रिएट हो रहा है, वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है। जैसे आपके जनरल रिजर्व होते हैं, क्या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है, हाँ सर, क्यों, पी&एल से क्रिएट होते हैं। आपके पी&एल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, ये तो क्रेडिट बैलेंस है, तो वैसे ही हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का ही पार्ट है। क्या शेयर प्रीमियम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, क्या शेयर प्रीमियम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जी नहीं, ये पी&एल से क्रिएट नहीं होते। क्या डेप्रिसिएशन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जी नहीं, इसके लिए तो डेप्रिसिएशन का अलग चलता है। क्या सिंकिंग फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, यस, सिंकिंग फंड है। तो आपके बारे में आपके लेवल पे तो डिटेल लेवल नहीं जाएंगे, बेसिकली क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि सब इतना प्रॉफिट है, इतना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, बाकी डिटेल्स दी जाएंगी। लेकिन फिर भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जानने के लिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो पी&एल से क्रिएट करा जाता है। तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की। अब एक तो बात ध्यान देने वाली है, क्या है,
एक नया ये बैलेंस शीट शेयर कैपिटल शेयर सरप्लस कैश एसेट अभी तक हमने नॉर्मल प्रोविजन था। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, बोनस प्लस हाँ जी दोबारा से मैं बोल देता हूँ। बैलेंस शीट मैंने बनाई, शेयर कैपिटल है, एक एग्जांपल नया ले। बैलेंस शीट एक शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, बोनस 50,000 रुपए, रिजर्व सरप्लस 1 लाख रुपए, कैश 1 लाख रुपए, असेट 1.5 लाख रुपए। ठीक है, इस तरह से कुछ बैलेंस शीट है ये। वही बात, कंपनी ने शेयर होल्डर को असेट दी, शेयर होल्डर को असेट दी। इस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए थी। इस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए थी। एक काम करते हैं, इसको ना हम लोग 1.5 लाख की जगह इसको भी 1 लाख की जगह इसको 1.5 लाख कर दीजिए। ठीक है, शेयर होल्डर ने असेट दी 1.5 लाख रुपए की। नॉर्मल प्रोविजन अगर मैं फेयर मार्केट वैल्यू बात ना करता, 1.5 लाख की मान के चलता, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। ये मेरा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा 2 लाख का है, लेकिन मेरी एसेट वैल्यू 1.5 लाख है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। 1.5 लाख ही मेरा सेक्शन 222A में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि असेट की कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, 1.5 लाख रुपए तो मुझे बुक्स वैल्यू देखिएगा। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसकी हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू को कंसीडर करना पड़ता है। अब हमारे वाले केस में असेट की बुक वैल्यू 1.5 लाख रुपए है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू उसकी 2 लाख रुपए। तो सेक्शन 222A में क्या टैक्सेबल होगा भाई? देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो 1.5 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए की मेरी इसकी बुक वैल्यू है और इसकी मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपए की। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है मेरा 2 लाख रुपए। अगर मुझे ये गिवन नहीं होती और बुक वैल्यू ही मेरी फेयर मार्केट वैल्यू होती, तो जाहिर सी बात है 1.5 लाख रुपए मेरा सेक्शन 222A में टैक्सेबल हो जाता है। लेकिन यहां पे केस अब ये नहीं है। केस ये है कि भैया बुक वैल्यू है 1.5 लाख रुपए और ये है 2 लाख रुपए। टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट, यहां पे भी कितना है मेरा 2 लाख रुपए, फेयर मार्केट वैल्यू भी है कितनी 2 लाख रुपए। तो सेक्शन 222A में, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, असेट की हमेशा में फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। ठीक है, असेट की हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करनी है। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट क्या है कि अगर मैं आपसे यह कहता कि इस असेट की फेयर मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए हो गई है, तो मेरा सेक्शन 222 में कितना टैक्सेबल होता? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वो तो 2 लाख रुपए है, तो इसका मतलब ये 2 लाख रुपए ही टैक्सेबल होता, क्योंकि इससे ज्यादा तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है। तो 2.5 लाख की फेयर मार्केट वैल्यू में 2 लाख तो मैंने डीम डिविडेंड में टैक्सेबल करा लिया, लेकिन जो बैलेंस बचा है 50,000 रुपए। देखिए, बड़ा ध्यान से समझिए इस कॉन्सेप्ट को। शेयर होल्डर ने कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कोई असेट दी, असेट की वैल्यू थी 2.5 लाख रुपए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था 2 लाख रुपए। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि शेयर होल्डर ने, कंपनी ने शेयर होल्डर को 2.5 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, डिविडेंड की जगह एसेट दिया है, हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक टैक्सेबल कर पा रहे हैं। 50,000 रुपए का क्या करना चाहिए? ये बात दिमाग में आ रही है? 50,000 का क्या करना चाहिए? 2 लाख तो मेरा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट टैक्सेबल हो गया, 50,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। अभी हम सेक्शन जब बाद में पढ़ेंगे, सेक्शन 56(2)(10), सेक्शन 56(2)(10) में आपके बैलेंस 50,000 रुपए टैक्सेबल होंगे। लेकिन अभी इतना दिमाग मत लगाइए, जब सेक्शन 56(2)(10) करेंगे वहां पे एक बार दोबारा डिस्कशन कर लेंगे। सेक्शन 56(2)(10) आगे के क्लास में रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड करूंगा, वहां पे अब, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ना कि 2.5 लाख रुपए की एसेट मिली है, 2 लाख तो मैंने डीम डिविडेंड टैक्सेबल कर दी, लेकिन 50,000 भी तो कहीं ना कहीं टैक्सेबल होगी है। तो भैया 50,000 आपके टैक्सेबल होंगे सेक्शन 56(2)(10) में। अभी 56(2)(10) पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, वहां पे अलग बातें लिखी रहती है, वो बाद में देखेंगे।
चलिए अब आते हैं हम अपने दोबारा से प्रोविजन पर। क्या कहता है प्रोविजन? इतनी सारी बातें पढ़ने के बाद आगे और क्या बातें लिखी हुई हैं? आगे लिखा है, अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि मान लीजिए किसी कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, मान लीजिए किसी कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, एक सेकंड, लेकिन उसने कोई असेट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करा। भाई मान लीजिए कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे, एग्जांपल में जरा हटा देता हूं उसको, हाँ जी, शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए की, बोनस शेयर 50,000 रुपए के, रिजर्व सरप्लस 1 लाख रुपए। ठीक है, यह काम करते हैं अभी इसमें ना, बोनस शेयर हम यहां पे हटा देते हैं। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कैश मेरा 1 लाख रुपए, एसेट मेरी 1 लाख रुपए। कंपनी ने क्या काम करा? रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज कर दिया बोनस शेयर में 50,000 रुपए। तो इसका मतलब 50,000 रिजर्व सरप्लस कम हो गया। भाई रिजर्व सरप्लस में तो बोनस शेयर इशू करते हैं। अब ये जो इन्होंने रिजर्व सरप्लस को कैपिटलाइज कर दिया बोनस शेयर इशू करके, क्या मेरा ये डीम डिविडेंड हो गया? क्या कन्वर्जन करना या बोनस शेयर इशू करना डीम डिविडेंड है? नहीं सर। हमने कैसा प्रोविजन पढ़ा है? सेक्शन 222A में कहा है कि भाई अगर कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और उस एसेट के डिस्ट्रीब्यूशन को हम डीम डिविडेंड मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। लेकिन यहां पर हमारी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन होना। लेकिन हमारे वाले एग्जांपल में तो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं है। तो मेयरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द शेयर ऑफ द इश्यू ऑफ द बोनस शेयर, मेयर कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर। ध्यान रखिएगा, सिर्फ इक्विटी शेयर। क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इश्यू होते हैं? भैया हमने तो नहीं पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा कह नहीं सकता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू नहीं होते, क्योंकि बोनस शेयर पे सिर्फ राइट इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू होते हैं तो सेक्शन 222B में फॉल कर जाएंगे। वो हम करेंगे बाद में डिस्कशन, अभी हम पहले सेक्शन 222A की बात कर रहे हैं। तो mere capitalization of accumulated profit by issue of bonus share to equity shareholder does not entail the release of asset of the company and hence shall not be deemed to be the dividend। ठीक है, अगर मैं इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं है वो डीम डिविडेंड है। ठीक है, तो दो कंडीशन आर एसेंशियल फॉर ट्रीटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन टू बी डीम डिविडेंड। द कंपनी शुड पोजेसेस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही नहीं है तो कैसे करोगे? भैया एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही नहीं है मेरे पास कुछ भी, तो फिर टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का कंडीशन नहीं लगे तो मैं डीम डिविडेंड मान ही नहीं पाऊंगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि कंपनी के पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होना चाहिए और सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करा जाना चाहिए कैश या काइंड में, जो हमने बताया असेट। अच्छा ऐसा भी हो सकता है असेट के साथ कुछ कैश दे दें, ये भी हो सकता है। हमारे वाले एग्जाम्पल में हमने इतने एग्जाम्पल लिए, उसमें मैंने एक कैश का एग्जाम्पल नहीं लिया, ये भी हो सकता है। तो आपको किस तरह से ध्यान देने पड़ेगी बात। ऐसा भी हो सकता है बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल, बोनस शेयर, रिजर्व सरप्लस, कैश 1 लाख, असेट 1.5 लाख, सॉरी इसको भी 1 लाख कर दो। क्या एक काम करते हैं, इसको हम 50,000 तो 1 लाख। कंपनी कहती है कि कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट करा है कैश या काइंड, ऐसा भी हो सकता है कंपनी एसेट के साथ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे। कंपनी एसेट के साथ कैश भी डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 1 लाख प्लस 50,000, ये डीम डिविडेंड कब माना जाएगा? टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।
टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा कितना है, बोनस शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस 1.5 लाख रुपए। तो क्या 1.5 लाख रुपए पूरा का पूरा मेरा डीम डिविडेंड माना जाएगा सेक्शन 222A में? यस सर। ये एक छोटी सी बात थी कि वेदर डिस्ट्रीब्यूशन इज इन काइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट। देखिए मैंने आपको पहले डिस्कशन कर, द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट नॉट द बुक वैल्यू शैल बी डीम डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर। ये हमने डिस्कशन पहले ही कर लिया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर असेट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड अमाउंट ऑफ डिविडेंड इज टू बी टेकन टू बी द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। एक बड़ा फेमस केस था सुप्रीम कोर्ट का, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस सेंट्रल इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ क्लियर तौर पे बोला कि साहब अगर एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो तो बुक वैल्यू मत कंसीडर करना, उस एसेट की जो मार्केट वैल्यू है उसके बेस पे हम डीम डिविडेंड का कैलकुलेशन करेंगे। Where asset distributed as dividend, amount of dividend is taken to be the market value of the property on the date on which the shareholder become entitled to। किस दिन मार्केट वैल्यू लेनी है प्रॉपर्टी की? उस दिन लेनी है जिस दिन शेयर होल्डर बिकम एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड। जिस टाइम पे शेयर होल्डर एंटाइटल्ड हो गया है। एंटाइटल्ड कब होगा? कंपनी ने डिक्लेयर करा। कंपनी जब डिक्लेयर करती है उससे एक दिन पहले, या जो ऐसे कंपनीज एक्ट में पॉलिसी जो उनका रूल होते हैं उसमें एक शेयर होल्डर के जो भी रजिस्टर होता है या जो भी रिकॉर्ड होता है उसमें देखा जाता है कि भैया ये शेयर होल्डर इस दिन रजिस्टर्ड हैं, इस दिन ये शेयर होल्डर थे कंपनी को, इनको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो कंपनी जब डिस्ट्रीब्यूट करेगी, कंपनी जब डिक्लेयर करेगी, उस दिन की जो मार्केट वैल्यू होगी बिकम एंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, जिस दिन वो डिविडेंड लेने के एंटाइटल्ड हो जाएंगे। देखिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग। हालांकि मैंने आपको एग्जांपल्स जितने भी कराए हैं वो ऑलरेडी सारे केस कवर करा दिए हैं उसमें, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, उसको देख लेते हैं। कहता है कि आर हैज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ 3 लाख एक्सक्लूडिंग कैपिटलाइज प्रॉफिट, बोनस शेयर 1 लाख। इसका मतलब मेरे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, देखिए एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसने 3 लाख बोला है, लेकिन इसके अंदर बोनस शेयर को इंक्लूड नहीं करा इसने 1 लाख के। तो मेरा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कितना होगा? मेरा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो कितना होगा? 3 लाख प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 4 लाख। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो मेरा यही होगा ना 4 लाख का। इशूड इन द पास्ट द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड असेट, 2.5 लाख की असेट डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर को ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये आप कर लीजिए 24-25। कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल एज डिविडेंड इफ द, क्या हो रहा है भाई? हाँ जी, कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड असेट ऑफ 2.5 लाख टू द शेयर होल्डर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। कंप्यूट द अमाउंट टैक्सेबल एज डिविडेंड इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट ऑन द डेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 2 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख। अब देखिए इसमें 3 केस दे रखे हैं, हम देख लेते हैं इसको। हालांकि हमने ये सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। बैलेंस शीट है, कहता है कि शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए की, और बोनस शेयर जो इशू करे हैं वो है 1 लाख रुपए के। कंपनी ने जो असेट डिस्ट्रीब्यूट करी है वो है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन इसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख। यहां पे जो असेट है वो है 2.5 लाख रुपए की, ठीक है। ये जो असेट है वो है 2.5 लाख रुपए की। अब पहला वाला केस कहता है कि इस असेट की जो मार्केट वैल्यू है ना वो है 2 लाख रुपए। भाई मार्केट वैल्यू है 2 लाख रुपए। अब मैंने क्या काम करा है, हमने अभी एक केस भी मैंने बताया सेंट्रल इंडिया वाला, कि साहब मार्केट वैल्यू कंसिडर करनी है ऑन द डेट वेयर द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द डिविडेंड। अब मार्केट वैल्यू 2 लाख है, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरे पास कितना है 4 लाख रुपए का। तो 4 लाख तो मैक्सिमम है ना, लेकिन मेरी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपये है, तो इसका मतलब सेक्शन 222A के अंदर मेरा जो टैक्सेबल होगा वो होगा 2 लाख रुपए। इन केस मेरी मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए हो जाती है, नहीं 3.5 लाख रुपए है। इन केस मेरी मार्केट वैल्यू कितनी है 3.5 लाख रुपए है। अब असेट है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन मार्केट वैल्यू है उसकी 3.5 लाख रुपए की। फिर वही कॉन्सेप्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट। एक्सटेंट प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मेरा कितना है 4 लाख का, तो उसका मतलब 3.5 लाख लिमिट के अंदर ही है, तो 3.5 लाख रुपए की पूरी अमाउंट मेरी टैक्सेबल हो जाएगी सेक्शन 222A में।
अगर मेरी मार्केट वैल्यू अब कहता है कि भैया 4.5 लाख रुपए हो जाती है, तो सेक्शन 222A में क्या टैक्सेबल होगा? असेट है 2.5 लाख की, मार्केट वैल्यू है 4.5 लाख की, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितना है मेरे पास? 4 लाख रुपए। तो मेरा कितना टैक्सेबल हो जाएगा? अब देखिए 4 लाख रुपए तो मेरे टैक्सेबल हो जाएंगे सेक्शन 222A में। हालांकि 50,000 की अभी मैं बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि 4.5 लाख रुपए में 4 लाख तो एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो गया, वो तो उसके अंदर कवर हो गया, लेकिन 50,000 भी तो दिए हैं कंपनी ने शेयर होल्डर को, ये भी टैक्सेबल होंगे। हालांकि ये अभी आपको डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक आइडिया देकर छोड़ रहा हूं, सेक्शन 56(2)(10) में ये भी टैक्सेबल होंगे। सेक्शन 56(2)(10) में ये भी टैक्सेबल होंगे। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर अब देखिए, जब तक सेक्शन 56(2)(10) नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक हमें चीजें थोड़ी क्लियर नहीं होंगी, इसलिए पहले सेक्शन 56(2)(10) पढ़ लेते, उसके बाद बातें करेंगे। तो इस तरह था आपका सेक्शन 222A। ये था सेक्शन आपका सेक्शन 222A। अब हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में सेक्शन 222B की बात करेंगे। यह आपका सेक्शन 222B। अब जितना टाइम हमें सेक्शन 222A में लगा दिया ना, उतना टाइम बाकी प्रोविजंस में नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने सेक्शन 222A के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ ली हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 222B।